मैं हमेशा सोचता था कि मैं अपने परिवार को जानता हूं, लेकिन कुछ चीजें हमेशा अजीब सी लगीं, जैसे वे छोटे विवरण जिन्हें हम तब तक नहीं समझ पाते जब तक बहुत देर न हो जाए। मेरा नाम डैनियल है और जो कुछ भी मैं बताने वाला हूं वह पिछले गर्मियों में हुआ था। मैं एरिज़ोना के एक छोटे से शहर में बड़ा हुआ, एक ऐसी जगह जो कुछ भी नहीं के बीच में कहीं खो गई थी। मेरे पिता हमेशा एक गंभीर व्यक्ति रहे। उन्होंने शायद ही कभी अपने युवावस्था के बारे में बात की और मेरी मां सिर्फ इतना कहती थी कि वह अपने परिवार से बहुत जल्दी दूर हो गए थे। प्यार की कमी के कारण नहीं, बल्कि उन विकल्पों के कारण जिन्हें वह भूलना पसंद करते थे। मैंने इस पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, जब तक कि लगभग 6 महीने पहले मेरे पिता की मृत्यु नहीं हो गई और कागजी कार्यवाहियों, भूले हुए दस्तावेजों और गैरेज के कोने में छुपाए गए एक पुराने तिजोरी के बीच मुझे एक नक्शा मिला। ये एक साधारण नक्शा नहीं था, यह पुराना था, खून जैसे किसी द्रव्य से धब्बा हुआ और रेगिस्तान के बीच में एक अलग थलग जगह को चिह्नित कर रहा था। उस कागज को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जैसे उसमें कुछ ऐसा छिपा हो जिसे कभी परेशान नहीं किया जाना चाहिए था। मैंने उसे फेंक देने, अनदेखा करने या यह दिखाने का सोचा कि मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। लेकिन जिज्ञासा मुझ पर भारी पड़ी और इसलिए मैंने अपने दो पुराने दोस्तों सैम और एरिक को उस अजीब जगह की खोज के लिए बुलाने का फैसला किया। हम तीनों एक साथ बड़े हुए। हमारी बचपन की यादें शहर के चारों ओर की पगडंडियों पर छोटे छोटे रोमांच छोड़ी गई। इमारतों की खोज और तुरंत मछली पकड़ने के प्रयासों से भरी हुई थी। हम हमेशा अविभाज्य रहे, कम से कम तब तक जब तक वयस्क जीवन हमें अलग अलग दिशाओं में नहीं खींच ले गया। जब मैंने उन्हें अंतिम साहसिक कार्य का प्रस्ताव दिया तो किसी ने भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। हमने एरिक की पुरानी ट्रक ली, आवश्यक आपूर्ति पानी, टॉर्च, तंबू और कुछ अस्थायी हथियारों के साथ उसे लादा, क्योंकि हमने जल्दी ही सीख लिया था कि रेगिस्तान निहत्थे घूमने की जगह नहीं है। हम सूरज उगने से पहले निकल पड़े। जो एक सामान्य अन्वेषण दिन होना चाहिए था, वह कुछ ऐसा बन गया जिसे हम में से कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। रेगिस्तान लाल रेत और समय द्वारा तराशे गए चट्टानी संरचनाओं का एक अंतहीन समुद्र था। गर्मी दमघोंटू थी और अलगाव की भावना पूर्ण थी। हमने घंटों तक बिना किसी मानव जीवन के संकेत के ड्राइव किया और जैसे जैसे हम नक्शे द्वारा चिन्हित स्थान के करीब पहुंचे, परिदृश्य सूक्ष्म रूप से बदलने लगा। पत्थर अधिक अनियमित दिखने लगे। कैक्टस ऐसे मुड़े हुए थे जैसे वे किसी अदृश्य चीज से दूर भागने की कोशिश कर रहे हो। अंततः हमने एक प्राचीन लकड़ी की संरचना को देखा जो आधी रेत और समय में दबी हुई थी। एक ऐसा दृश्य जो किसी खदान के प्रवेश द्वार और ढह चुके आश्रय के बीच का कुछ था। जब हम ट्रक से उतरे तो चारों ओर एक भारी चुप्पी छा गई। कोई हवा नहीं थी, कोई कीड़े या पक्षियों की आवाज नहीं थी, केवल हमारी अपनी भारी सांसें और हमारे पैरों के नीचे रेत के कुचलने की आवाज थी। सैम ने तनाव को दूर करने के लिए मजाक करने की कोशिश की कि शायद हमें सोना या कोई खोया हुआ खजाना मिलेगा, लेकिन उसका मजाक ज्यादा नहीं चला। कोई भी संपत्ति उस भावना के लिए पर्याप्त नहीं थी कि हमें अदृश्य आंखें घूर रही थीं। इस विशाल रिक्तता के बीच हम प्रवेश द्वार के करीब पहुंचे और गीली मिट्टी और कुछ सड़ी हुई चीज की गंध ने हमारी नाकों पर हमला कर दिया। यह वही तरह की गंध थी जो आपके अंदर के अलार्म को सक्रिय करती है कि आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फिर भी हमने पत्थरों और पुरानी बीमों से बने अस्थायी सीढ़ियों से नीचे उतरने का फैसला किया। अंदर का भाग संकीर्ण और अंधकारमय था। टॉर्चों की रोशनी मुश्किल से सामने की अंधकार को खरोच रही थी। वहां कोई जानवरों के निशान नहीं थे, न ही हाल की मानव पैरों के निशान केवल छोड़े गए। खनन गाड़ियों की पुरानी पटरियां और छायाएं जो तब हिलती हुई लगती थीं जब हम सीधे उनकी ओर नहीं देख रहे थे। थोड़ी ही देर में हमें एक साइड कॉरिडोर मिला जो मलबे से आंशिक रूप से अवरुद्ध था। हमने उसे हटाने का प्रयास किया और तभी हमें दीवार में जड़ी एक लोहे की दरवाजा मिला, जैसे कि कोई पुरानी जख्म हो। यह स्पष्ट था कि यह खदान का मूल हिस्सा नहीं था। वेल्डिंग के नए निशान और हाल के सुदृढ़ीकरणों ने दिखाया कि किसी ने जानबूझकर इसे यहां रखा था ताकि कुछ अंदर बंद या छुपाया जा सके।
मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन सैम पहले ही उत्साहित होकर ताले के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। यह दरवाजा बंद नहीं था, केवल जंग के कारण अटका हुआ था। कुछ जोरदार धक्कों के बाद वह दरवाजा एक भयानक चरमराहट के साथ खुला, जिसने पूरी सुरंग को गूंजा दिया, जैसे कोई पुरानी हड्डी टूट रही हो। दरवाजे के पीछे हमें एक सीढ़ी मिली, जो पृथ्वी की गहराइयों में और भी नीचे जाती थी। हवा भारी और गर्म थी, जैसे किसी सोई हुई प्राणी की सांसें। हर कदम जो हम नीचे जाते थे, वह पिछले से भारी लगता था, और यह भावना बढ़ती जा रही थी कि हमें यहां नहीं होना चाहिए था। फिर हमने पहली बार वह आवाज सुनी, नीचे कहीं दूर से पत्थर पर नाखून घिसने जैसी खरोंचने की आवाज। फिर जैसे कोई कहीं चुपके से रो रहा हो, और फिर एक खींचती हुई धीमी हंसी, जैसे कुछ बहुत ही प्राचीन हमारे नीचे इंतजार कर रहा हो। हर कदम हमारे सिर में एक हथौड़े जैसा गूंजता था। लेकिन सबसे बुरा अभी आना बाकी था। जब हमारे पैर आखिरकार उस नई कक्ष की ठंडी सतह को छुए, तो हमने देखा कि वहां एक पत्थर का वेदी था, जो हड्डियों और अज्ञात प्रतीकों से ढका हुआ था। और तभी हमारी टॉर्चें झपकने लगी, और एक ठंडी उपस्थिति हमारे बीच से गुजर गई, जैसे नरक से आई कोई हवा। उस भूमिगत कक्ष में हमसे होकर गुजरी वह ठंडी उपस्थिति, जैसे हमारे भीतर से कुछ खींच रही थी, कुछ ऐसा जिसका हमें कभी एहसास भी नहीं था। सैम बेदी के सामने जड़ हो गया था। उसकी आंखें अजीब प्रतीकों पर टिकी थीं, जैसे वह सम्मोहित हो गया हो। एरिक उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर की हवा सीमेंट की तरह भारी हो गई हो। इस बीच मैं अपने कानों में एक लगातार गूंज महसूस कर रहा था, जैसे पूरी धरती हमारे पैरों के नीचे कांप रही हो। जैसे जैसे हम वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, खदान की संरचना हम पर बंद होती प्रतीत हो रही थी। हमारे हर कदम की आवाज 10 गुना गूंजती थी, और हर गूंज के साथ जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो, ऐसे शब्दों में जिन्हें मैं समझ नहीं पाता था, लेकिन जो किसी तरह मेरे भीतर डर भर देते थे। वेदी धड़कने लगी, जैसे वह जीवित हो। उसकी सतह की दरारों से एक लाल चमकती रोशनी निकल रही थी, और अचानक बाईं ओर की एक दीवार फट गई। धूल के एक घने बादल के साथ और अंधेरे से एक आकृति प्रकट हुई। शुरू में वह सिर्फ एक धुंधली परछाई थी, लेकिन जैसे जैसे धूल बैठी, हम मानवीय या लगभग मानवीय आकार को देख सके। विकृत शरीर फटे चिथड़ों में लिपटे हुए, और उनकी आंखें जलते कोयलों की तरह चमक रही थीं। वे चलते नहीं थे, बल्कि जमीन पर ऐसे फिसलते थे जैसे वे खुद धरती का हिस्सा हों। सैम ने आखिरकार चेतना वापस पाई और चिल्लाया। हमें सीढ़ियों की ओर धकेलते हुए हम तेजी से चढ़े। हमारे पीछे वे प्राणी थे। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, दीवारों पर राक्षसी छायाएं बन रही थीं, और हम जितना ऊपर चढ़ते हवा उतनी ही भारी होती जा रही थी, जैसे हम किसी बुरे सपने के अंदर दौड़ने की कोशिश कर रहे हो। सीढ़ी अंतहीन लग रही थी, और उन प्राणियों की उपस्थिति ऐसे बढ़ती जा रही थी जैसे अब उनके सैकड़ों हों। सभी एक साथ बड़बड़ाते हुए शब्द, जो हमारे विचारों को चीरते जा रहे थे। मुख्य गलियारे तक पहुंचने पर भी हमने गति कम नहीं की। हम सुरंगों के भूल भुलैया में वापस भागे, जो अब अलग दिख रही थी। दीवारें धड़कती प्रतीत हो रही थीं, जैसे उनमें नसें हो। हमारी दृष्टि के किनारों पर पत्थर हिलते हुए दिखते थे। दीवारों को खरोंचने की आवाज लगातार बनी रही, और हम पीछे मुड़कर देखने का साहस नहीं कर पाए, जब तक कि कुछ ने एरिक का टखना नहीं पकड़ लिया। वह एक दर्दनाक चीख के साथ गिर पड़ा। जब मैंने देखा, तो पाया कि एक प्राणी उसे कंकाल जैसी उंगलियों से पकड़े हुए था। मैंने बिना सोचे समझे उस पर छलांग लगाई। अपनी टॉर्च से उसे मारा। टकराने की आवाज ऐसी थी जैसे सड़ी मांसपेशियों पर प्रहार किया गया हो। प्राणी पीछे हट गया, और एरिक लंगड़ाते हुए दौड़ने में सफल रहा। हम अंधाधुंध आगे बढ़े। हमारी अनियमित सांसें डर और दर्द के बीच खुल रही थी। जब आखिरकार हमने खदान का प्रवेश द्वार देखा, तो दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को तैयार था, लेकिन भय खत्म नहीं हुआ था। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, सामने की रेत उबलने लगी, और जमीन से एक विशालकाय आकृति उठी, जो आदमी और जानवर का मिश्रण लग रही थी। घुमावदार सींगों के साथ उसकी त्वचा पत्थरों और सख्त रेत से बनी थी। उसने एक गर्जना की, जिसने खदान की दीवारों को हिला दिया, और अंतिम जीवित प्रयास में हम अलग अलग दिशाओं में दौड़े।
उस प्राणी से बचने की कोशिश करते हुए ट्रक तक का रास्ता एक अंधी दौड़ थी। पत्थरों पर ठोकर खाते, गड्ढों में गिरते कांटों और सूखी शाखाओं से त्वचा छिलती रही। पीछे से उस प्राणी के बढ़ते कदमों की आवाज हमें परेशान कर रही थी। सैम सबसे पहले ट्रक तक पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और एरिक को अंदर खींच लिया। मैं आखिरी में कूदते हुए अंदर घुसा। मेरी पीठ के पीछे उस राक्षस के कदमों की कंपन महसूस हो रही थी। एरिक ने ड्राइवर सीट संभाली और गाड़ी स्टार्ट कर दी, जबकि दरवाजे अभी पूरी तरह से बंद भी नहीं हुए थे। टायर ढीली रेत में फिसल रहे थे और एक पल को मुझे लगा कि हम फंस जाएंगे, लेकिन ट्रक ने पकड़ बनाई और हम गति पकड़ सके। रियरव्यू मिरर में मैंने उस प्राणी को हमें घूरते हुए देखा जब हम दूर जा रहे थे, लेकिन उसकी नजरों में जो था वह हार नहीं थी, बल्कि एक ठंडी चेतावनी थी। पराजय की भावना हवा में तैर रही थी, जैसे कोई जहरीली धुंध। यहां तक कि जब हम खदान क्षेत्र से बाहर निकल गए, जब हम पक्की सड़कों तक पहुंच गए, तब भी हम उस उपस्थिति को महसूस करते रहे। कुछ ऐसा जो हमारे साथ आ गया था, कुछ ऐसा जो उस भूले हुए स्थान और मानव दुनिया के बीच की सीमा पार कर गया था। पूरे रास्ते किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। घर लौटते समय निराशा और भय हमारे अदृश्य सहयात्री बन गए, और घर पहुंचने के बाद हर कोई अपने अपने कोने में चला गया, बिना विदाई के, बिना नजर मिलाए हुए, ये जानते हुए कि चाहे हम कितनी भी दूर भागने की कोशिश करें, रेगिस्तान ने हम पर अपनी छाप छोड़ दी थी और वह कभी मिटने वाली नहीं थी। उस शांत रात के बाद के दिनों में हम में से प्रत्येक ने किसी न किसी तरह से अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारी वास्तविकता के ताने बाने में एक अदृश्य दरार थी जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। मैं हर सांस में महसूस करता था कि कुछ बदल गया था, कि हवा और भी भारी हो गई थी, कि छायाएं और भी लंबी हो गई थी। यहां तक कि रातों की खामोशी भी अब एक बोझ की तरह महसूस होती थी, जो पहले नहीं था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ सदमा था, कि हम केवल उस भयावह अनुभव से हिल गए थे, लेकिन हर छोटी संयोग, हर रात के बीच का शोर, हर सपना जो भोर तक घिसटता था, यह साबित करता था कि वह सब खत्म नहीं हुआ था, और किसी न किसी तरह हम अब भी उस चीज से जुड़े हुए थे जो रेगिस्तान की गहराइयों में वास करती थी। सैम सबसे पहले बदलने वाला था। वह हम में सबसे मजबूत, सबसे जिद्दी और सबसे निडर था, लेकिन भागने के कुछ ही दिनों बाद उसका व्यवहार अजीब हो गया। वह काम पर अकेले बड़बड़ाने लगा, दीवारों को घूरता जैसे उन्हें पार कुछ देख रहा हो, और हमारे आखिरी मुलाकातों में उसकी आंखें खाली नजर आती, जैसे आत्मा शरीर को छोड़ चुकी हो। एक शाम एरिक का संदेश आया कि हमें सैम के घर जाना चाहिए। जब हम वहां पहुंचे तो दरवाजे खुले मिले, फर्नीचर टूटा हुआ था और कहीं कोई मानव उपस्थिति नहीं थी। निराशा की एक लहर हम पर टूट पड़ी। हमने पूरे घर को छान मारा, जब तक कि हमने सैम का कमरा नहीं खोजा, जो तबाह हो चुका था और दीवारों पर उन्हीं प्रतीकों से भरा था जो हमने खदान में देखे थे, खून जैसे जमे हुए किसी पदार्थ से बने प्रतीक। हम फिर कभी सैम को नहीं देख पाए। एरिक और मैंने संपर्क बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन हमारे बीच का संबंध धीरे धीरे क्षीण होता गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारी मित्रता को भीतर से खा रही हो। हमारी बातचीत ठंडी पड़ गई, हमारी मुलाकातें विरल हो गईं, और फिर एक दिन एरिक भी बिना कोई संदेश, बिना कोई कॉल उठाए, बिना कोई उत्तर दिए गायब हो गया। उसका घर वैसा का वैसा था, लेकिन उसमें कुछ तैर रहा था, कोई अदृश्य दमनकारी उपस्थिति, वह भावना कि किसी भी पल कोई चीज अंधेरे से बाहर आकर मुझे भी अपने साथ खींच ले जाएगी। अकेला रहकर मैंने उस शापित यात्रा की यादों में खुद को डुबो दिया। मैंने शहर के पुराने अभिलेखों की जांच शुरू की। मैंने भूले हुए दस्तावेजों में उस रेगिस्तान क्षेत्र का कोई भी उल्लेख खोजना शुरू किया। मैंने प्राचीन पंथों के बारे में फुसफुसाई गई, कहानियों के टुकड़े खोजे, अनदेखी संस्थाओं के लिए किए गए अनुष्ठानों के बारे में सुना, शक्तियों के बदले खून से किए गए वादों के बारे में पता चला। मैंने पुरानी तस्वीरें देखीं, जिनमें नकाबपोश पुरुष खदान जैसी संरचनाओं के चारों ओर एकत्र हुए थे, और उन पीले पड़ चुके पन्नों पर उकेरे गए नामों में मुझे अपने पिता का उपनाम मिला। उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि हमारी यात्रा कोई संयोग नहीं थी, कि वह नक्शा जो मुझे मिला था केवल एक भूली हुई याद नहीं था, बल्कि एक बुलावा था,
एक संस्कार था जिसे पूरा किया जाना था, एक रक्त विरासत जिसे मेरे पिता ने छोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन अंततः जो मुझे ढूंढ निकली, उस दिन हमने जो चीज मुक्त कर दी थी, वह मेरे वंश का हिस्सा थी। वह प्राणी और उसके सेवक अब मुझे अपने अधिकार के तहत बुलाने का हक रखते थे। रातें असहनीय होती गई। सपनों में अनंत रेगिस्तान, विकृत चेहरे और रक्त से सने वेदियों के दृश्य भर जाते थे। दिन के दौरान हमेशा देखा जाने का एहसास पीछा करता रहता था। सुरक्षा कैमरों में छायाएं चलती नजर आती थी। दर्पण बिना कारण धुंधला हो जाते थे। खाली गलियारों में कदमों की आवाज गूंजती थी और हर दिन वास्तविकता और दुस्वप्न के बीच की रेखा और भी धुंधली हो जाती थी। मैंने जितना हो सका प्रतिरोध किया। मैंने नमक और लोहे से बने सुरक्षा ताबीज बनाए, पुराने ग्रंथों से रक्षात्मक चिन्ह इकट्ठा किए, अनजाने देवताओं से प्रार्थना की, यहां तक कि शहर छोड़ने, राज्य बदलने तक की कोशिश की, अपनी पहचान मिटाने की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह विरासत अब मेरी नसों में दौड़ रही थी और रेगिस्तान अपने बेटे को वापस बुला रहा था। एक बिना चाँद की रात, जब हवा रेजर ब्लेड की तरह काट रही थी और पूरा शहर मानो अपनी सांस रोक कर बैठा था, मुझे पता था कि समय आ गया है। मैं अपने कमरे के फर्श पर पड़ा हुआ जागा, बिना याद किए कि मैं वहां कैसे आया था। फोन लगातार बज रहा था, लेकिन जब मैंने उठाया तो केवल हवा की आवाज सुनाई दी और फिर एक धीमी, लगभग असुनने योग्य आवाज ने मेरा नाम 3 बार फुसफुसाया। फिर चुप्पी छा गई। मैंने बिना सोचे समझे अपना सामान उठाया, पुराना रक्त रंजित और फटा हुआ नक्शा लिया और अंधेरे रास्तों पर निकल पड़ा, एक ऐसी शक्ति द्वारा निर्देशित जो अब मेरी अपनी नहीं थी। जब मैं रेगिस्तान के किनारे पहुंचा तो मैंने दूर से खदान के प्रवेश द्वार को देखा, जो एक अजीब लाल नाड़ीदार रोशनी में नहाया हुआ था, जो चाँद से नहीं आ रही थी। वह प्रकाश किसी दैत्य के हृदय की धड़कन की तरह धड़क रहा था। मैंने ट्रक से उतरकर बिना किसी प्रतिरोध के उस दिशा में चलना शुरू कर दिया। प्रत्येक कदम रेत के टीलों में प्रतिध्वनित होता था, जैसे किसी प्राचीन बुलावे का जवाब दे रहा हो। जैसे जैसे मैं निकट आता गया, मेरा रक्त नसों में खौलने लगा और चारों ओर की दुनिया घुलती हुई सी लगने लगी, जब तक कि मैं उस प्रवेश द्वार तक नहीं पहुंच गया जहां मैंने सैम और एरिक को पाया, या कहूं उनके बचे हुए विकृत अवशेषों को, जो अपनी खाली आंखों से मुझे देख रहे थे जैसे किसी भयानक चीज के प्रहरी हो। बिना किसी विरोध के मैंने खुद को अंधकार में खींच जाने दिया। सुरंगें मेरे चारों ओर जीवित जानवर की तरह सांस ले रही थी। दीवारें मेरे हाथों के नीचे धड़क रही थी और हवा मोटे काले शहद की तरह गाढ़ी थी, जब तक कि मैं फिर से वेदी तक नहीं पहुंचा और उसके सामने एक विशालकाय आकृति खड़ी थी, जो रेत, हड्डियों और घृणा से बनी थी। उसने अपने हाथ फैलाए और उसकी आंखों में मैंने वही वंशानुगत पहचान देखी जो मेरी रगों में दौड़ती थी। मैं उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा, न अपनी इच्छा से, बल्कि इसलिए कि यह वह भाग्य था जो मेरे लिए पहले से तय था। और जब वेदी धड़कती रही और मेरे चारों ओर की दुनिया बिखरती रही, तब मैंने जाना कि रेगिस्तान कभी नहीं भूलता, कि रक्त रक्त को बुलाता है और कुछ विरासतें कभी अस्वीकार नहीं की जा सकती।